विमेंस रिजर्वेशन 2029 से ही लागू हो, इस पर संशोधन करने के लिए हमारी संसद बैठी हुई है, वहां बहस चल रही है और वो हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। लेकिन वहां एक छोटी सी बहस हुई अखिलेश यादव के बीच में और सरकार के बीच में, उसमें गृहमंत्री को भी बीच में आना पड़ा। बात हो रही थी ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण के बीच में अचानक से पता नहीं क्यों अल्पसंख्यक आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण की बात भी आ गई। मतलब अभी तक तो ये बात कोई किसी कांग्रेस ने, किसी और बड़े दल ने भी नहीं की कि भाई इसमें मुसलमानों का आरक्षण भी होना चाहिए। फिर ये बात कहां से आई और इसका क्या जवाब दिया गया, वो आप देखिए। संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती है? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक्चुअली अखिलेश यादव तो बाद में उठे, उनसे पहले धर्मेंद्र यादव उठे थे, समोनी के सांसद, वहां से ये बात आई और आपने देखा गृहमंत्री ने कितने तीखे तेवरों से इसका जवाब दिया। मुसलमानों को आरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर अखिलेश जी ने बात को थोड़ा घुमाया, उन्होंने बैलेंस किया बेसिकली कि भाई मुसलमान महिलाएं भी आधी आबादी में आती, लेकिन बात तो ठीक है, वो मुसलमान पर से आरक्षण तो संविधान में कहीं है नहीं। एनीवे, ये तो एक बीच में बात हुई, तो मैंने कहा त्रिपाठी जी अब आप बताएं। लाइन जोड़ दूं मैं, क्योंकि ये बात कहां से आई, अखिलेश जी को, धर्मेंद्र जी को याद इसलिए आई कि जब ये महिला बिल पास हुआ था पिछली बार 2023 में, तो MIM ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, MIM तो इस बात को एनकरेज करेगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार रजिस्टर तो कर। चलिए आप मुझे बताइए, सीधा सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि ये महिला आरक्षण तो बहाना है, मन मर्जी का डिलिमिटेशन कराना है। नहीं, मनमर्जी का डिलिमिटेशन, ये बात थोड़ा सा न समझ में आने वाली है। क्या नेहरू जी मनमर्जी का डिलिमिटेशन कराते थे, या इसके पहले जितने डिलिमिटेशन हुए वो मनमर्जी के हुए? और आपने अचानक 76 में पहले फ्रीज किया, 42nd अमेंडमेंट में, उसके बाद 2001 में अटल जी की सरकार ने फ्रीज कर दिया, तो वो भी तो मनमर्जी का ही था ना। इतने दिनों से क्यों देश की जनगणना और डिलिमिटेशन क्यों नहीं हो रहा था? 543 के 543 सांसद, क्यों देश की जनता को 10 लाख से 25 लाख हो गया, उसका सांसद वही जस का तस रह गया, घर तक नहीं पहुंच पाता है, वो काम नहीं करता है। तो इतने सालों से देश की पार्लियामेंटेरियन जो प्रोसेस है उसको आपने बाधित करके रखा था, और आज भी जब वो होने जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि तो मनमर्जी का। मनमर्जी इसमें कहां होती? संसद के जरिए हो रहा है, संसद में बातचीत होकर रहा है, जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, उस अमेंडमेंट के जरिए हो रहा है। आप उसको 2/3 से ना होने दीजिए, गिर जाएगा, नंबर 1। दूसरा, क्यों 2023 वाला नहीं लागू हो रहा है? 2023 वाले में चूंकि ये था कि जनगणना की बात कराएंगे, जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, जिन भी वजहों से ना हो पाई हो। अब क्या आप चाहते हैं कि 29 के चुनाव में न लागू हो? क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, 29 के चुनाव में ना लागू। फिर आप कहते हैं कि 543 पे क्यों नहीं कर दिया? कमाल की बात कर रहे हैं। एक तरफ इतने समय से जनगणना नहीं हुई, लोगों को जो उनके जनप्रतिनिधि मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। सच बात तो है, पहले बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ती थी? क्योंकि पहले की सरकारों में यह तक दूरदृष्टि नहीं थी कि एक लोकसभा बैठने के लिए बना पाते, जिस पर बात ही नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया बैठने के लिए, वरना सोचिए आपके संसद चुने जाते, उन सांसदों के पास बैठने तक की जगह नहीं थी। आज जिस बड़े संसद में आप चर्चा कर रहे हैं, वो संसद बन गई, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा आबादी बढ़ गई, क्यों नहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, डिलिमिटेशन का? वो कह रहे हैं 11 के बाद भी 15 साल में और बढ़ गई ना, तो 26 के बाद वाली में कराओ। नहीं, तो इसको आपने वो देखेंगे, वो अभी डिबेट में और आएगा तो अमित शाह बताएंगे ही उसको। लेकिन अगर आप उसको देखें, जैसे उदाहरण के लिए 39 सीटें हैं कहां की? तमिलनाडु की। अगर उस रेशियो में जाएगा 2011 के आधार पर तो 49 सीटें होंगी, लेकिन वो सीटें कितनी हो रही हैं? 59 हो रही हैं, क्योंकि सरकार उसको एडजस्टमेंट कहिए या प्रोपोर्शनेट, जिसको इंक्रीज है, वृद्धि है, उसको कहिए, उस तरह से कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। अच्छा, ये जो डिबेट चलती है, एक आंकड़ा मैंने देखा तो मुझे लगा वो जरूर बताना चाहिए कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि साउथ का तो बड़ा नुकसान हो रहा है जी।
देश तो कल भी मैंने कहा था कि उत्तर भारत तो कोई एक जगह है नहीं, और इसका ये आंकड़ा जरा मैं आपको बताऊं तो आपको ये रोचक आंकड़ा है। 1881 में उत्तर भारत की जनसंख्या थी 49.85%, दक्षिण भारत की थी 21.56। आज जब 2011 के हिसाब से देखें तो 46.47 रह गई है और दक्षिण की 20.75। तो ज्यादा किसकी घटी है? उत्तर भारत की घटी है। और जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां से हुआ? उत्तर भारत से हुआ। कहां हुआ? कहीं महाराष्ट्र हुआ, कहीं गुजरात हुआ, कहीं तमिलनाडु हुआ, कहीं कर्नाटक हुआ, कहीं तेलंगाना हुआ। उसको कोई कंसिडरेशन में डाल रहा है। और अगर उसको यूं भी देखें तो जो पूर्वी भारत है उसकी जनसंख्या तो और ज्यादा बड़ी। अभी इस पर इसको दूसरे राउंड में करते हैं, पहले ये वाली बात हो जाए, डिलिमिटेशन कराना लेकिन है। एक लाइन में बोल दूं, वो जरूरी है, वो जिसको आपने कहा कि सबसे, ये तो यूं ही बीच में मैंने चला दिया था, मूल मुद्दा है वो। अच्छा, अरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव इसमें भी कह रहे हैं कि महिला मुस्लिमों को दे दो। वो उसका जवाब गृहमंत्री ने दिया। चलिए आगे नहीं, बात वही मूल है और वो आएगा आगे कि आप देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अभी तो बात हो रही है ओबीसी जनगणना कराओ, ओबीसी का डेटा लाओ, ओबीसी को एडजस्ट करो, फिर डिलिमिटेशन करो, फिर सीटें बढ़ाओ, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस यदि इस रास्ते पर थी तो कांग्रेस जब पहले विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात आती थी तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों करती थी? शरद यादव तो पहले से कह रहे थे कि बलकट्टी महिलाओं के लिए आरक्षण आता है, आप ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें दे दीजिए। उस समय कायदे से कांग्रेस पार्टी को मान लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने माना नहीं। कल जिस बात का मैंने जिक्र किया था उसका हर्षवर्धन जी ने उसका अभी विस्तार से बताया वो बात, और मैं यही कल बात करना चाहता था कि उस बुक का मैं जिक्र नहीं करना था, आगे विस्तार से नहीं बात करना चाहता था, लेकिन उस पुस्तक में ये पूरे डिटेल से दिया हुआ है कि कैसे डेमोग्राफी जो है वो पहले उत्तर भारत में कम थी, दक्षिण भारत में ज़्यादा थी, कैसे डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ है और रिप्रेजेंटेशन उसी के आधार पर आज जब उधर से मांग आती है तो ये नाजायज मांग है। जरा एक मिनट के लिए विमर्श को जरा दूसरे तरीके से देखें तो क्या भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बटा हुआ है? कल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहना शुरू कर दें कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा विस्तार है, हमारे यहाँ हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, हमारे होने या न होने से जो है वो भारत के सरकार के बनने और न बनने का कोई तर्क नहीं होता है। तो हमारे लिए आप सीटें, चाहे हमारी जनसंख्या जितनी भी हो, हमें आप सीटों का विस्तार 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितना करना है आप कीजिए, क्योंकि हमारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये शिकायत तो है उनकी। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जरा इस तर्क को खींचना चाहिए और पूरी तरीके से खींचना चाहिए। आज दक्षिण भारत में 1 स्टेट है, 4 स्टेट है। कर्नाटक से ऐसी बातें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस कर रही है वहां से। तेलंगाना में कांग्रेस कर रही है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में नायडू जी नहीं कर रहे हैं, साथ है सरकार। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, नायडू नहीं कर रहे हैं। क्या वो दक्षिण भारत का स्टेट नहीं है? कर्नाटक दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है? कल जाकर के किसी ने कहा कि ये द्रविडियन पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या द्रविडियन पॉलिटिक्स बंदूक की नल पर ये करके ये करेगा? इसी विषय पे एक स्टेटमेंट मैंने देखा कांग्रेस के सांसद का, उन्होंने तो ये कहा कि ये सारी एक्सरसाइज से पहले आपको रिविजिट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल भावना है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, पहले उस पर विचार करो। भाई अगर आपको दक्षिण के राज्यों को आबादी से डिस्प्रोपोर्शनेट ज्यादा सीटें देनी है, जो मांग है, और जो अगर अभी 1.5 गुना हुई तो वो भी ज्यादा होंगी, तो वो कह रहे हैं कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये संविधान की मूल भावना के और उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है, जिसके बारे में पूरा कांग्रेस पार्टी और उनके गिरोह के लोग जो हैं, बौद्धिक गिरोह, जिन्होंने अखबारों में लेख लिखा, बाकी बातें की, टेलीविजन पर आकर के बातें की, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने जो बात कल भी कही थी, एक मिनट, मैं बस वही कह रहा हूं, ये बात कल भी, आपकी बात प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है और मैं एग्री कर रहा हूं, हर वोट की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल। और राज्यों में सीटें, संसद में सीटें राज्यों के हिसाब से हैं या आबादी के हिसाब से, और तो जहां आबादी ज्यादा वहां सीटें ज्यादा होनी चाहिए। और ये लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पर विवाद होगा, इसीलिए 1971 के बाद नहीं किया गया, इसीलिए 2001 के बाद नहीं किया गया। यही बात हम कर रहे थे कि सबको पता है इस पे विवाद होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ जाके विवाद किया जा रहा है, लेकिन होगा,
कल तो कह दिया था ना एक ने कि नक्शा मत बदल देना देश का। नहीं, ये लोग तो क्या उस पर हम केवल एक प्रिंसिपल स्टैंड पर अड़ जाएं कि नहीं ये लिखा है ऐसा ही होगा, या फिर आप मान बनाओ बोल करते हैं? नहीं, ये लोग देखिए OBC दो बातें हैं, विरोधी हैं क्या? दो बातें हैं। या एक तरफ आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का सम्मान किया जाना चाहिए, एक बात आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की सम्मान होना चाहिए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के एकदम खिलाफ है। खिलाफ, बिल्कुल ठीक। आप तो बिल्कुल ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ये फेडरल भावना के, कैसे ये फेडरल भावना के खिलाफ है भाई? फेडरल भावना में कोई एक स्टेट जो है वो बंदूक की नली रख दे और कहे किसी नहीं ऐसा ही होना चाहिए तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और एक बात और जो जिसका मैं जिक्र कल से करना चाहता था, आप नहीं करने दिए थे, आज मैं उसका करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि भाई दक्षिण के स्टेट हैं और हमारा इसमें हमने जनसंख्या कम की है और उसके कारण हमारा जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। 1952 में मुसलमानों की जनसंख्या 9.6% थी, आज 18% हो गई। हिंदुओं को खतरा है उससे। मुसलमानों को डिसइनफ्रेंचाइज कीजिए, न उनका 9.6 पर फ्रीज कीजिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण हिंदुओं को खतरा है, उनके रिप्रेजेंटेशन को खतरा हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या 76% के आसपास आ गई है, उस समय 86% के आसपास। तो उनके वोट की वैल्यू बढ़ा दे। तो उनके जिनके एक मुसलमान परिवार में यदि 6 बच्चे हैं तो उनके माँ बाप को और उनके 2 बच्चों को आप डिसएनफ्रेंचाइज कीजिए, हटाइए उनको। अरे उनका सिटीजनशिप उनको सिटीजन इस लॉजिक पे तो यहां तक बात जा सकती है। नॉर्थ साउथ वाली बात। ये तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये मुस्लिम और ओबीसी विरोधी लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। अभी इसमें अभी 2 बातें रह गई हैं करने की, डिलिमिटेशन की और ओबीसी की। ठीक, थोड़ी सी, क्योंकि ये नॉर्थ उस पर सीटों की संख्या पे ज्यादा बात हुई। समीर जी ने ही मुझे एक लेख भेजा, मैंने मांगा उनसे भी, मुझे दिखा रहे थे। ये जो डिलिमिटेशन वाली बात है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए डिलिमिटेशन अपने सुविधा अनुसार करा करके 2029 के चुनाव में सरकार जाना चाहती है कि फेवरेबल कंडीशंस बन जाए। राहुल गांधी ने कल 2-3 इसके उदाहरण भी दिए। जैसे उन्होंने कहा कि असम में यह किया गया कि मुस्लिम सीटों को क्लब कर दिया कि इन मुसलमान आबादी, वहां 40% मुस्लिम आबादी है, कि भाई मुसलमान आबादी का इंपैक्ट ज्यादा सीटों पर ना हो, इनको कम सीटों में मुस्लिम आबादी को वो कर दो, समेट दो। जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, उमर अब्दुल्ला ने कल स्टेटमेंट दिया। तो ये बातें की जा रही। राहुल गांधी ने कल 2-3 उदाहरण और दिए कि ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनाई गई है जो कॉन्टिग्युअस ही नहीं है। मतलब ये जैसे मेरा एक हाथ है तो इसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का गोला यहां है और उसी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी का दूसरा गोला यहां है। नॉन कॉन्टिग्युअस कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई है, या ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई है जिसके बीच में से नदी भी गुजरती है या पहाड़ भी है, तो पहाड़ के उस तरफ वाली आबादी और इस तरफ वाली आबादी वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई है। ये सूट करता है गवर्नमेंट को, ऐसा उनका आरोप है। मैं भी आरोप ही कह रहा हूं, ये उनका आरोप है। अब ये परिसीमन वाली जो बात है, हमारी बहुत बहस हुई अभी प्रोग्राम से पहले इसमें। समीर जी ने जो मुझे भेजा है, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ये लिख रहा है अभी तक सीटों का आधार 1971 की जनगणना थी जो 2026 तक फ्रीज थी, अब सरकार इसको हटा देगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आगे तो आपको करना ही है। फिर आगे वो कह रहे हैं परिसीमन कब होगा और किस जनगणना के आधार पर होगा, यह संविधान की जगह संसद एक साधारण कानून बनाकर तय कर सकेगी। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आफ्टर एवरी सेंसस देयर विल बी डिलिमिटेशन। वो अनिवार्यता खत्म हो गई है। पहले हर जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य था, अब ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि कब डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो समीर जी ये ठीक है? बिल्कुल बराबर है सरकार का ये किया चेंजेस। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही थी कि देश के कई ऐसे पेंडिंग काम है जो करने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है और मैं वो करूंगा, भले उसको लेकर कोई विवाद हो और कई तरीके के मतलब विपक्ष प्रश्न उठाए, लेकिन देश के अंदर जो चीजें जरूरी हो ना, वो सारे काम मैं इस देश के अंदर अपने कार्यकाल में करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आधार पर ये जोखिम उठाया, रिस्क उठाई और तय किया कि तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगेंगे। इसी तरीके से होना देश के लिए जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि क्यों नहीं होना जरूरी है। हमें अब यह कहना कि भाई जनगणना की बात कराओ, अभी कराना जरूर था क्या, तो अभी ना कराना क्यों जरूरी नहीं था। जब भी अच्छा काम हो तब शुरुआत की जानी चाहिए, उसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। और जो 1972 में को रोक दिया गया था कि 2001 तक नहीं होगा, 2001 में अटल बिहारी जी ने रोक दिया कि 2026 तक नहीं होगा, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भी वो उसी ढर्रे पर चले जिस ढर्रे पर पुरानी सरकारें चले कि अभी 15 साल और नहीं होगा, 20 साल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और लगातार 55 साल से जनगणना के आधार पर 55 साल की जो जनगणना थी उसके आधार पर जो 543 सीट्स का बना हुआ था, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद जनसंख्या इतनी बड़ी है, भारत इतना बदला है, तो अभी वक्त आ गया करने का। सरकार को लगा
उस 2023 सितंबर में जब सरकार ने ये बिल पास किया था विशेष सत्र में 5 दिन में, तब सरकार को लगा होगा कि हम जनगणना भी करवा लेंगे, परिसीमन भी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको लागू कर लेंगे। लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि भाई अब ये समय नहीं है कि हम 2034 तक इंतजार करें। महिलाओं को उनका 33% का आरक्षण का जो हक है वो हमें इसी अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव से देना है। तो हमें इसी स्थिति में लेकर आना होगा। 543 में दे दो 33%। नहीं, लेकिन अगर सरकार ये कोशिश कर रही है कि 543 सीटें बढ़ा दी जाए और 815 816 सीटें कर दी जाए, जब संसद बन चुकी है उसके हिसाब से 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें बची हुई अगर केंद्र शासित राज्यों में बढ़ती है तो क्या तकलीफ है? मुझे लगता है सारी पार्टियां उसके हिसाब से तैयारी करें। और मुझे लगता है कि इसमें भी जो कहा जाता है कि भाई पुरुषों के साथ गलत होगा, 543 में आप दे दोगे तो पुरुष की सीटें कम हो जाएंगी। सरकार तो कह रही है कि हम भाई अधिकार बढ़ा रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं, राज्यों के साथ न्याय कर रहे हो। जो दक्षिण का आरोप लग रहा है कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, सरकार कह रहे हैं उनके साथ भी हमने बड़ी डिटेल में बात की। आप एक लाइन कह रही सर, नहीं, मैं बस एक ही लाइन कह रहा हूं। तो फिर उसके लिए भी तो सीटों को चिन्हित करना पड़ेगा, महिला आरक्षण के लिए भी। तो उस पे भी कहेंगे कि ये भी क्यों होना चाहिए फिर? मतलब उसमें भी तो सरकार अपनी मनमर्जी कर सकती है ना। तो अच्छी बात ये है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सरकार जब करती है वो अच्छा ही करती है। आगे आप ब्रेक पर चल सकते हैं, ब्रेक लिख लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण क्यों जरूरी? जनगणना में ओबीसी का डेटा